एना अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जंगल गई, लेकिन उस रात पेड़ों की उन डरावनी परछाइयों के बीच कुछ ऐसा घटा जिसने दोस्ती के पवित्र रिश्ते को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। एक ऐसी भयानक भूल जिसे उन्होंने 20 सालों तक अपने सीने में दफन रखा। उन्हें लगा कि वक्त के साथ वो राज भी राख हो चुका है, पर वे गलत थे। ठीक 20 साल बाद डेहलोनेगा शहर की उसी सूनी जंगली सड़क पर उनमें से एक सहेली की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वो रात लौट आई थी अपना हिसाब पूरा करने। क्या 20 साल पुराना वो गुनाह अब एक एक करके सबकी जान लेने वाला है? हैरानी की बात तो ये थी कि एना, जिसके जन्मदिन पर 20 साल पहले वो हादसा हुआ था, कत्ल वाली उसी रात शहर वापस लौटी थी। उसके पैर कीचड़ में पूरी तरह सने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो कत्ल से उसका सीधा ताल्लुक हो। अगली सुबह डिटेक्टिव जैक हार्पर और डिटेक्टिव प्रिया पटेल उस क्राइम सीन पर पहुंचे। जैक ने लाश को देखते ही अपनी टीम को सख्त हिदायत दी। उसने चेतावनी दी कि विक्टिम की पहचान किसी भी कीमत पर मीडिया में लीक नहीं होनी चाहिए। जैक का दूसरा आदेश और भी चौंकाने वाला था। उसने कहा, अगर किसी को भी विक्टिम का फोन मिलता है तो बिना उसे छेड़छाड़ किए सीधे मेरे पास लाया जाए। दरअसल जैक नहीं चाहता था कि किसी परिवार को अपनी बेटी या बहन की मौत की खबर न्यूज चैनल के शोर शराबे से मिले। लेकिन सवाल ये था कि क्या जैक सिर्फ संवेदना दिखा रहा था या उस फोन में ऐसा कुछ छिपा था जिसे वो दुनिया की नजरों से दूर रखना चाहता था। उधर 1 साल तक गायब रहने के बाद एना अपने दफ्तर वापस लौटती है। वह कभी इस चैनल की लीड एंकर हुआ करती थी, लेकिन उसके गायब होने के बाद उसकी गद्दी लेक्सी को दे दी गई थी। लेक्सी वही लड़की जिससे एना को सबसे ज्यादा नफरत थी। एना ने अपने बॉस से उसे हटाने की पुरजोर मांग की, लेकिन कानून और कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट ने बॉस के हाथ बांध रखे थे। लेक्सी को रातों रात हटाना नामुमकिन था, पर एना हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने लीड एंकर की जिद छोड़कर फील्ड एंकर बनने का फैसला किया, लेकिन उसकी एक शर्त थी, उसे कैमरामैन के तौर पर रिचर्ड चाहिए था, मतलब लेक्सी का पति। वहीं उधर क्राइम सीन पर अभी तफ्तीश शुरू ही हुई थी कि एक रिपोर्टर के तीखे सवाल ने जैक के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो रिपोर्टर कोई और नहीं, एना थी। उसने जैक की आंखों में आंखें डालकर पूछा, डिटेक्टिव, क्या आप इस विक्टिम को पहले से जानते थे? ये सुनकर डिटेक्टिव प्रिया के कान खड़े हो गए। उसे हैरत हुई कि जब अभी तक लाश का चेहरा तक रिवील नहीं किया गया तो इस रिपोर्टर को कैसे शक हुआ कि जैक उसे जानता है। जैक हड़बड़ा गया और बात संभालते हुए बोला, छोटा शहर है, यहाँ अक्सर लोग एक दूसरे को जानते हैं, शायद इसलिए वह ऐसा पूछ रही है। लेकिन जैक का मन अशांत था। उसने उस रिपोर्टर का पीछा करना शुरू किया। आखिरकार उसकी तलाश एक गुमनाम मोटल के कमरे के बाहर जाकर खत्म हुई। जैक ने बेचैनी में दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि एना अंदर किसी और के साथ मशगूल थी। अपने पति को वापस अपनी जिंदगी में दखलंदाजी करते देख एना का पूरा मूड खराब हो उठा। वो लेक्सी के पति को छोड़ दरवाजा खोली, तब तक जैक जा चुका था। पता नहीं क्यों वो अपने पति से दूर भाग रही थी। वो घर पहुंची और माँ से मिली ही थी कि तभी जैक भी वहां आ धमका। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, एना ने जंगल में उससे वो सवाल क्यों पूछा था? क्या उसने उस रात जैक को वहां देखा था? यकीनन एना ने कत्ल वाली रात जैक को उस लड़की के साथ देख लिया था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एना की अपनी सहेली रैचल थी। अपने प्यार को उसके साथ देख एना टूट गई। कहीं गुस्से में उसी ने तो रैचल को नहीं मारा, बस यही डर जैक को सता रहा था। वैसे एना रैचल के व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से जानती थी। यहाँ जैक सफाई देता है कि उसका और रैचल के बीच कोई गहरा रिश्ता या जज्बात नहीं थे। वे तो एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे थे, जैसा कि एना अपने कैमरामैन के साथ कर रही थी। वहीं रैचल इन सब से 10 कदम आगे थी। उसे लड़का हो या लड़की, किसी के भी साथ बिस्तर साझा करने में कोई परहेज नहीं था। उसके लिए ये सिर्फ एक जिस्मानी खेल था, लेकिन यही खेल उसकी जान ले बैठा। और अब यही खेल जैक को एक ऐसे जाल में फंसा चुका था जहाँ से निकलना नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि उसका सीमन रैचल के शरीर के अंदर मिला था। क्राइम सीन पर कई पुलिस वालों का डीएनए छूट जाने की वजह से फॉरेंसिक डॉक्टर सबका डीएनए लेकर मामला साफ करना चाहती थी, लेकिन जैक काम के दबाव का बहाना बनाकर किट अपने साथ ले भागा। प्रिया को उसकी इन हरकतों से डर लगने लगा था। वो जैक पर शक करने लगी थी। अगर जैक आज अपना डीएनए सैंपल दे देता तो उसे वहीं पकड़ लिया जाता। डॉक्टर की रिपोर्ट ने केस की पूरी दिशा ही बदल दी थी। उनका साफ कहना था कि राचेल को किसी अजनबी ने नहीं बल्कि उसके किसी बहुत करीबी ने धोखे से मारा है। इस शक की वजह यह थी कि राचेल के हाथों पर बचाव का एक भी निशान नहीं था, जिसका मतलब है कि जब हमला हुआ तो उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। कातिल के दिल में राचेल के लिए नफरत इस कदर भरी थी कि उसने उसके सीने पर 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 40 बार चाकू से वार किया था। हमलावर इतना शातिर था कि उसने राचेल के नाखून तक काट लिए थे, ताकि छीना झपटी के दौरान अगर उसका कोई डीएनए राचेल के नाखूनों में फंसा हो तो वह पकड़ा न जा सके। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात कुछ और थी। कातिल ने राचेल के मुंह में एक फ्रेंडशिप बैंड ठूंस दिया था। यह महज कत्ल नहीं था बल्कि एक संदेश था, एक धोखा जिसका बदला इतनी बेरहमी से लिया गया था। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और एक एक करके रैचल के सारे दोस्तों से पूछताछ की। वे सेंट हिलरीज गर्ल्स स्कूल भी गए जहां 20 साल पहले रैचल ने पढ़ाई की थी। वे वहां के भावी
प्रिंसिपल हेलन वैंग से भी पूछताछ किए, जो कि रैचल की खास सहेली थी, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। एना भी रैचल के बहुत करीब थी, इसलिए शक उस पर भी जा रहा था, क्योंकि वो कत्ल की रात वहाँ मौजूद थी। एना कहती है कि रैचल के साथ उसका 20 साल पहले ही मनमुटाव हो गया था। उसके बाद उन्होंने कभी बात नहीं की। अगर बदला लेना होता तो वो 20 साल तक इंतजार थोड़ी करती। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे पर ही शक कर रहे थे। जैक उससे पूछना चाहता था कि वो 1 साल तक कहाँ थी, लेकिन पूछ नहीं सका। खैर, बातों बातों में एना की माँ की बीमारी का पता चला। उनको भूलने की बीमारी हो गई थी। एक रात तो वो बिना कपड़ों के सड़कों पर भटक गई थी। जैक ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया था, पर उनकी बीमारी पकड़ में नहीं आई। माँ की हालत देखकर एना को बहुत दुख हुआ, लेकिन एक चीज देखकर उसे तसल्ली हुई कि उनका ख्याल जैक रखता था। वापस जाते वक्त जैक एना से रिक्वेस्ट कर गया कि वो उसकी और रैचल वाली बात मीडिया में न लाए और इसे गुप्त रखे। वो जल्द ही कातिल तक पहुंच जाएगा। अगले दिन जैक की मुलाकात रैचल के पति क्लाइड डफी से हुई। पूरा शहर जानता था कि रैचल का चरित्र कैसा था, इसलिए जैक को शक था कि कहीं डफी ने ही गुस्से में आकर अपनी पत्नी को मौत के घाट तो नहीं उतार दिया। हालांकि डफी दिखने में अपनी पत्नी के गम में टूटा हुआ लग रहा था। वो बार बार रैचल के फोन पर कॉल कर रहा था ताकि उसकी वॉइसमेल सुन सके, लेकिन जैक की पारखी नजरों ने भांप लिया कि इसके पीछे एक दूसरी साजिश भी हो सकती है। शायद वह बार बार कॉल करके रैचल के फोन की बैटरी खत्म करना चाहता था, ताकि उसमें दफन राज कभी दुनिया के सामने न आ सके। उसी पल जैक ने अपनी कार की बारीकी से तलाशी ली और किस्मत से उसे सीट की दरार में फंसा हुआ रैचल का मोबाइल मिल गया। फोन लॉक था और जैक चुपके से उसे खोलने का रास्ता खोजने लगा, लेकिन तभी उसकी भांजी बेबो वहाँ आ धमकी। जैक अपनी बहन जोई के घर ही रहता था, जो एक सिंगल मदर थी। बिना शादी के ही उसकी बेबो पैदा हुई थी। उसके पिता कौन है किसी को कुछ पता नहीं था। जैक ने चोरी छिपे अपनी भांजी का डीएनए सैंपल लिया और उसे लैब में जमा करवा दिया। वहीं जोई पिछले कुछ दिनों से जैक के व्यवहार में बदलाव देख रही थी, लेकिन आज अपनी बेटी का डीएनए सैंपल लेते देख उसका शक यकीन में बदल गया था। जोई के मन में एक भयानक डर बैठ गया। क्या रैचल का कातिल उसका अपना भाई जैक है? उसी पल उसको याद आया कि जिस रात रैचल का कत्ल हुआ, जैक बहुत देर से घर लौटा था और जब सुबह वह सोकर उठा तो उसके शरीर से वही खास इत्र की खुशबू आ रही थी जो रैचल लगाया करती थी। असल में रैचल जोई की भी सहेली थी और मौत से 2 दिन पहले जब वे मिले थे तब रैचल से वही खुशबू महक रही थी। जोई ने अब कड़ी से कड़ी जोड़ ली थी। उस रात जैक रैचल के साथ था और शायद उसी ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। जैक ने कबूल किया कि उस रात वह रैचल के साथ था और उसका डीएनए रैचल की बॉडी में मौजूद है। वह जानता था कि जैसे ही फॉरेंसिक टीम डीएनए मैच करेगी, वह सीधे सलाखों के पीछे होगा। उसे अपनी बेगुनाही साबित करने और असली कातिल तक पहुंचने के लिए थोड़े और वक्त की जरूरत थी। इसीलिए उसने वह खौफनाक रास्ता चुना। उसने अपनी ही भांजी बेबो का डीएनए सैंपल अपनी जगह देकर फॉरेंसिक विभाग को गुमराह किया। साथ ही वो जोई को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वह कातिल नहीं। अगले दिन वह चुपके से फॉरेंसिक लैब में दाखिल हुआ, जहां रैचल की लाश रखी थी। उसने रैचल की आंखों का इस्तेमाल करके उसके आईफोन का फेस लॉक खोल लिया। फोन अनलॉक होते ही जैक ने बिना वक्त गंवाए अपनी और रैचल की सारी प्राइवेट चैट्स को फटाफट डिलीट कर दिया। चैट्स डिलीट करते वक्त जैक की नजर रैचल के फोन में छिपे एक और गहरे राज पर पड़ी। उसे रैचल के मोबाइल में उसके पति डफी का एक गुप्त वीडियो मिला। उस वीडियो में रैचल डफी के पीछे थी और वो ऐसी हरकत रिकॉर्ड कर रही थी जो डफी की साख को पूरी तरह बर्बाद कर सकती थी। अब सवाल यह था कि क्या डफी इसी वीडियो की वजह से रैचल का फोन ढूंढ रहा था? उधर बड़े दिनों बाद आज एना के पास अपनी खोई हुई जगह वापस पाने का सबसे सुनहरा मौका था, क्योंकि लेक्सी के पिता की तबीयत खराब थी और वह ऑफिस में मौजूद नहीं थी। शो शुरू होने में बस कुछ ही सेकंड बचे थे। मामला बिल्कुल सेट हो चुका था और एना कैमरे के सामने जाने ही वाली थी, लेकिन तभी ऐन वक्त पर लेक्सी वहां आ धमकी। एना को सबके सामने जलील होकर वहां से हटना पड़ा। उसके अंदर गुस्से की आग दहक रही थी। वहीं जैक की बहन जोई भी कोई दूध की धुली नहीं थी। वो मौका मिलते ही एना को उकसाने और उसे उंगली करने से बाज नहीं आती थी। एक तरफ तफ्तीश तेज हो रही थी तो दूसरी तरफ जैक पागलों की तरह सबूत पे सबूत मिटाता चला जा रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि डिटेक्टिव प्रिया पटेल का शक उस पर और बढ़ता जा रहा था। देर रात जैक एक बार फिर उसी क्राइम सीन पर पहुंचा। खामोश जंगल के उस सन्नाटे में उसे अचानक उस काली रात की एक झलक दिखी। उसे याद आया कि कैसे रैचल उस रात पूरे मूड में थी। उसने जैक को उकसाते हुए कहा था, एना को यही पसंद है ना? रैचल ने जैक की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। उस बेकाबू गुस्से के बाद उस रात असल में क्या हुआ था? क्या उस गुस्से ने जैक को कातिल बना दिया था? इसी बीच खबर मिली कि पुलिस को एना की माँ सड़क पर भटकती हुई मिली है। जैक फौरन उन्हें घर ले आया। एलिस की इस दिमागी हालत और दुख के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। पिछले साल तक सब कुछ ठीक था। जैक और एना की एक प्यारी सी बेटी थी और उनका परिवार खुशहाल था, लेकिन एक काली रात ने सब कुछ उजाड़ा दिया। उस रात बच्ची लगातार रोए जा रही थी। एना को ऑफिस के किसी जरूरी काम से जाना था, इसलिए उसने जैक से बार बार कहा
कि वह बच्ची को डॉक्टर को दिखा दे, लेकिन जैक और एलिस को लगा कि बच्ची ठीक है। उस रात घर पर सिर्फ एलिस और बच्ची थे। एलिस को पता भी नहीं चला कि कब उनकी नातिन की सांसें थम गईं। जब ऐना लौटी तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। अपनी ही लापरवाही से अपनी औलाद को खोने का गम ऐना बर्दाश्त नहीं कर पाई। यही वह पल था जब उसने अपने परिवार से मुंह मोड़ लिया और बिना किसी को बताए गायब हो गई। वो अपनी माँ और जैक को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मानती थी और इसीलिए उनसे इतनी नफरत करती थी। वहीं तकनीकी तौर पर जैक और ऐना का तलाक अभी नहीं हुआ था। मिस एलिस अपनी धुंधली यादों के बीच बस यही चाहती थी कि उनका घर फिर से बस जाए और खुशियां लौट आएं। जैक उनसे वादा किया कि वो ऐना को वापस लाने की पूरी कोशिश करेगा। उसी रात वो ऐना से मिलने के लिए मैसेज किया। वे मिले और बीती बातें दोहराकर खूब रोए। आखिरकार ऐना ने उसे माफ कर दिया। वहीं अभी राचेल के कत्ल की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि शहर में एक और मर्डर की खबर ने सबको दहला दिया। हैरानी की बात ये थी कि दूसरी शिकार भी राचेल की ही एक पुरानी दोस्त थी, हेलेन वॉन्ग। वो जिस स्कूल में पढ़ी वर्तमान में उसी स्कूल की प्रिंसिपल थी। हेलेन वॉन्ग के इस मर्डर ने सबको 20 साल पीछे स्कूल के उन दिनों में पहुंचा दिया जहां राचेल हॉपकिंस, हेलेन वॉन्ग और जैक की बहन जोई के बीच अटूट दोस्ती हुआ करती थी। उसी साल उनकी क्लास में एक नई लड़की आई थी, एना। एना की माँ के हॉपकिंस परिवार से पुराने ताल्लुक थे, इसलिए उन्होंने ही एना की जान पहचान राचेल से करवाई थी। इस तरह एना भी उस मशहूर ग्रुप का हिस्सा बन गई। स्कूल में एक और लड़की थी, कैथरीन। वह एक मोटी भद्दी लड़की थी जिसका कोई दोस्त नहीं था और सब उसका मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि उसकी खुद की बहन भी। एना को उस पर तरस आया और उसने अपनी सहेलियों से कहा कि हमें कैथरीन को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेना चाहिए। राचेल को इससे कोई ऐतराज नहीं था। वो मुस्कुराई और अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेने चली गई। इधर कैथरीन झिझक रही थी। उसे डर था कि कहीं वह उन लोगों के लिए बोझ न बन जाए, लेकिन एना के काफी मनाने पर वह मान गई। उस दिन उस ग्रुप ने कैथरीन का स्वागत किया, लेकिन यह दोस्ती एक खौफनाक मजाक में बदल गई। राचेल ने दोस्ती के नाम पर कैथरीन को जो कोक पिलाई उसमें उसने अपना यूरिन मिला दिया था। एना को इस घिनौनी हरकत के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी वह अनजाने में इस बड़े पाप की हिस्सेदार बन गई। वर्तमान में हेलेन वांग के कत्ल की खबर ने जोई की रूह कपा दी थी। जोई का डर वाजिब था। वो उन्हीं के पुराने ग्रुप का हिस्सा थी। उसे लगने लगा था कि अगला नंबर शायद उसी का है। हालांकि जैक ने उसकी बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया। इस केस में सबसे हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब पता चला कि हेलेन वांग की लाश किसी और को नहीं बल्कि जैक की पत्नी एना को मिली थी। एना ने ही पुलिस को कॉल करके इस मर्डर की जानकारी दी थी। ये खबर सुनते ही जैक के पैरों तले जमीन खिसक गई। राचेल की मौत और अब हेलेन का कत्ल, इन दोनों ही मौकों पर एना का मौजूद होना कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा था। क्या एना सच में अपनी पुरानी सहेलियों से एक एक करके बदला ले रही है? जांच में एक अजीब बात सामने आई। हेलेन वांग ने खुद एना को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन जब एना वहां पहुंची तो हेलेन की लाश उसका इंतजार कर रही थी। एक सामान्य इंसान ऐसी हालत में पुलिस को फोन करता, लेकिन एना ने सबसे पहले अपने कैमरामैन को फोन लगाया। उसने पुलिस के आने से पहले उस लाश की बाकायदा न्यूज बनाई और उसे कवर किया। एना जब से फील्ड एंकरिंग शुरू की थी, उनके न्यूज चैनल की टीआरपी आसमान छूने लगी थी। अब इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी सामने आ रहा था। क्या एना एक तीर से दो निशाने लगा रही है? एक तरफ उन पुरानी सहेलियों से अपना पुराना हिसाब बराबर करना और दूसरी तरफ उन्हीं की मौत की खबर दिखाकर अपने करियर को टॉप पर पहुंचाना। फिलहाल कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता था। फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल खत्म की, लेकिन उन्हें एक फ्रेंडशिप बैंड के अलावा कोई सबूत नहीं मिला। डिटेक्टिव प्रिया अब इस खेल की तह तक पहुंचने लगी थी। उसे यकीन हो चुका था कि इन हत्याओं का सीधा ताल्लुक उनके हाई स्कूल के दिनों से है, लेकिन जैक शुरू से ही इस मामले को राचेल के पति डफी से जोड़कर प्रिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। प्रिया ने जैक से सीधे तौर पर टोकते हुए कहा, आप शुरू से ही इस पूरे केस को डफी के इर्द गिर्द क्यों घुमाना चाहते हैं? प्रिया का शक बेबुनियाद नहीं था, क्योंकि जैक ने काफी समय तक यह बात भी छिपाए रखी थी कि मुख्य गवाह एना असल में उसकी अपनी पत्नी है। डिटेक्टिव प्रिया की जांच में एक और अहम कड़ी हाथ लगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह साफ हो गया कि राचेल और हेलेन दोनों का कत्ल एक ही चाकू से किया गया था, यानी कातिल एक ही इंसान था जो बहुत ही सधे हुए तरीके से अपने शिकार चुन रहा था। लेकिन इस बार कत्ल करने का तरीका थोड़ा बदला हुआ था। राचेल के केस में कातिल ने सबूत मिटाने के लिए उसके नाखून काट दिए थे, लेकिन हेलेन के साथ उसने कुछ और ही किया। कातिल ने हेलेन की पलकों को पंच कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो कातिल कोई गहरा संदेश देना चाहता हो, जैसे बुरा मत देखो या इसी तरह का कोई सबक। साफ इशारा था कि कातिल इन सहेलियों के अतीत के किसी बड़े गुनाह की सजा उन्हें दे रहा था। दूसरी तरफ एना अपनी माँ का हाल चाल लेने के लिए पुराने घर पहुंची। घर की उन्हीं दीवारों के बीच जब उसने अपने कमरे के आईने में खुद को देखा तो यादों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उसके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उसकी सारी सहेलियां उसके घर इकट्ठा हुई थीं। वहीं पर रैचल ने सबको फ्रेंडशिप बैंड दिया था।
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस ग्रुप में अब कैथरीन भी शामिल हो चुकी थी। दरअसल राचेल ने कैथरीन को बता दिया था कि उस दिन कोल्ड ड्रिंक में उसने कोई यूरिन नहीं मिलाया था, वो बस एक घटिया मजाक था। राचेल के इस स्पष्टीकरण ने कैथरीन का दिल जीत लिया और वह नफरत भुलाकर उनकी दोस्त बन गई। एना जब अपनी माँ से मिलकर वापस होटल पहुंची तो पता चला कि उसका कमरा खाली करवाया जा चुका है। दरअसल लेक्सी एना की बढ़ती शोहरत से इस कदर जल रही थी कि अब खुद फील्ड में उतर आई थी। उसने डफी का इंटरव्यू लेकर एना के काम में दखल देना शुरू कर दिया था। रूम न मिलने पर मजबूरी में रिचर्ड ने एक रास्ता निकाला। उसने बताया कि पास में ही उसके परिवार का एक लेक हाउस है जहाँ कोई नहीं रहता। एना जैसे ही उस लेक हाउस की ओर बढ़ी, उसे 20 साल पुरानी उस खौफनाक रात की याद सताने लगी। ये वही जंगल का रास्ता था जहाँ एना के जन्मदिन पर कुछ बहुत बुरा हुआ था। उस रात वो और उसकी सहेलियां जंगल में जश्न मनाने गई थीं, लेकिन अंधेरा होते ही वहाँ कुछ लड़के आ धमके। वे लड़के इत्तेफाक से वहाँ नहीं आए थे, उन्हें राचेल ने बुलाया था और उसके बदले उसने पैसे लिए थे। देखते ही देखते उन लड़कों ने कैथरीन को जबरन शराब पिलाई और उसके साथ बदसलूकी करने लगे। एना आज भी उस मंजर को भूल नहीं पाई थी। जैसे ही वो लेक हाउस पहुंची, रिचर्ड ने एक और धमाका किया। बताया कि लेक्सी अंदर उसका इंतजार कर रही है, उसे कुछ जरूरी बात करनी है। मजबूरी में एना ने उस लेक हाउस के अंदर कदम तो रख दिया, लेकिन उसे हर पल किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। उसने रिचर्ड से पूछा, यहाँ क्या होने वाला है रिचर्ड? लेकिन रिचर्ड उसकी बात को अनसुना कर उसके लिए ड्रिंक लेने चला गया। अकेले खड़े एना की नजर अचानक दीवार पर लगे कुछ पुराने फोटो फ्रेम पर पड़ी। उन फोटोज को देखते ही एना के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेक्सी कोई और नहीं बल्कि पुरानी कैथरीन थी, वही मोटी और भद्दी लड़की जिसे 20 साल पहले एना के ग्रुप ने बुरी तरह परेशान किया था। दुनिया के तानों से परेशान होकर कैथरीन ने न सिर्फ खुद को पूरी तरह बदला, बल्कि अपना नाम तक बदलकर लेक्सी जोन्स रख लिया था। एना बुरी तरह कैथरीन के जाल में फंस चुकी थी। उधर शहर में जैक जब थका हारा अपने घर पहुंचा तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि मौत उसके अपने दरवाजे तक आ चुकी है। जैसे ही वो बाथरूम की तरफ बढ़ा, उसकी चीख निकल गई। उसकी बहन जोई की लाश बाथटब में पड़ी थी। कहानी वापस यंग कैथरीन पर लौटती है। उन दिनों जब भी छुट्टियां होती, कैथरीन का पूरा परिवार बोटिंग के लिए जाया करता था। कैथरीन का अपनी खाने की आदतों पर कोई काबू नहीं था। वह बस ठूस ठूस कर खाती रहती थी, जिसकी वजह से उसका शरीर काफी बेडौल हो गया था। उसकी बड़ी बहन एंड्रिया अक्सर उसे टोकती और समझाने की कोशिश करती। एक दिन मजाक मजाक में एंड्रिया ने कह दिया, तुम इस बार बोट पर मत आना, वरना तुम्हारे वजन से कहीं बोट ही न डूब जाए। ये बात कैथरीन के दिल को चीर गई। गुस्से में अंधी होकर उसने एक खौफनाक कदम उठाया। उसे पता था कि एंड्रिया को अस्थमा है, इसलिए उसने चुपके से इनहेलर पूरी तरह खाली कर दिया। जब वे लोग नदी के बीचों बीच पहुंचे तो अचानक एंड्रिया को अस्थमा का जोरदार अटैक आया। इनहेलर खाली होने की वजह से एंड्रिया की दम घुटने से मौत हो गई। कैथरीन की रूह कंपा देने वाली सच्चाई जानकर उसने कांपते हाथों से तुरंत जैक को फोन लगाया। जैक दूसरी तरफ फूट फूट कर रो रहा था। उसने बताया कि किसी ने उसकी बहन जोई की बेरहमी से हत्या कर दी है। एना ने उसे आगाह किया, जैक, जोई को लेक्सी जोन्स ने मारा है। उसी ने राचेल और हेलेन का भी कत्ल किया है। वो अब मुझे मारने वाली है और शायद उसका पति रिचर्ड भी इस सब में उसके साथ है। अभी एना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रिचर्ड कमरे में आ धमका। उधर जैक ने बिना वक्त गंवाए अपनी टीम को अलर्ट किया और एना के बताए पते की तरफ निकल। लेक हाउस में एना ने खुद को बचाने के लिए आखिरी दांव खेला। उसने अपनी गन निकाली और रिचर्ड पर गोलियां चला दी। किसी तरह उसने रिचर्ड को एक कमरे में बाहर से लॉक कर दिया। लेकिन तभी कैथरीन यानी लेक्सी उस पर टूट पड़ी। उसके अंदर 20 साल की नफरत भरी थी। वह चिल्ला रही थी कि एना ने हर बार उसे गुमराह किया, उसे दोस्ती का झांसा देकर अपने उस जन्मदिन पर जंगल ले गई जहां उसकी गरिमा को तार तार किया गया। दोनों के बीच मौत की लड़ाई शुरू हो गई। हाथापाई के दौरान लेक्सी के हाथ गन लग गई। उसने ट्रिगर दबाया लेकिन गन खाली थी। उसी पल डिटेक्टिव प्रिया पटेल वहां पहुंच गई। खतरा भांपते हुए प्रिया ने एक सटीक निशाना लगाया और लेक्सी को वहीं ढेर कर दिया। लेक्सी की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में लेक्सी के घर की तलाशी के दौरान वह मर्डर वेपन, चाकू और राचेल के कटे हुए नाखून बरामद हुए, जिसने कानूनी तौर पर यह साबित कर दिया कि इन सारे कत्लों के पीछे सिर्फ और सिर्फ लेक्सी जोन्स का हाथ था। लेक्सी की मौत के बाद भी जैक के मन में एक टीस बाकी थी। वह अब भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसकी बहन जोई का क्या कसूर था। आखिरकार एना ने खामोशी तोड़ी और उसे कड़वी सच्चाई बता दी। जोई का कसूर बस इतना था कि वह सब कुछ होते हुए देखती रही, पर उसने रोकने की कोशिश नहीं की। शहर में अब शांति थी। एना अपनी माँ के पास लौट आई थी और जैक भी अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर फिर से उनके साथ रहने लगा था। एना को दफ्तर में उसकी पुरानी पोजीशन वापस मिल चुकी थी। एक सुबह एना के हाथ अपनी माँ की एक चिट्ठी लगी, जिसने
उसने सच के पर खच्चे उठा दिए। चिट्ठी में एलिस ने अपने दिल का हर वो जख्म उधेड़ दिया था जिसे वह महीनों से छिपाए बैठी थी। उन्होंने लिखा कि कैसे उनकी एक लापरवाही ने एना की बच्ची की जान ली और हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। इसी सदमे में एलिस हर रात रोती थी और एना की पुरानी वीडियो टेप्स देखा करती थी। उन्हीं टेप्स में एना के उस जन्मदिन की रिकॉर्डिंग भी थी जिसे देख एलिस का खून खौल उठा। उस रात जब बदमाश लड़के कैथरीन के साथ बदसलूकी कर रहे थे तो सिर्फ एना ही थी जो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी थी। बदमाशों ने कैथरीन को छोड़ कर एना को दबोच लिया। एना चीखती रही, मदद मांगती रही, लेकिन कैथरीन उसे मरता छोकर गालियां देते हुए वहां से भाग निकली। राचेल, हेलेन और जोई वे तीनों इस खौफनाक मंजर को देखकर हंस रही थी। एलिस ने अपनी बेटी के उस अपमान और उसे वापस घर बुलाने के लिए भूलने की बीमारी का नाटक रचा। वो जब जब सड़कों पर मिलती थी एक खून हो चुका होता था। हालांकि किसी को उन पर शक नहीं हुआ क्योंकि कौन सोच सकता था कि एक बीमार बुढ़िया सीरियल किलर हो सकती है। और आखिर में लेक्सी को फंसाने के लिए राचेल का नाखून उसके घर रखाई ताकि एना की राह का हर कांटा साफ हो जाए। चिट्ठी की आखिरी लाइनें रूह कंपा देने वाली थीं। मेरी प्यारी एना, मुझे पता है कि मैंने जो किया वो कानून की नजर में पाप है, लेकिन एक माँ अपनी औलाद का तमाशा बनते नहीं देख सकती। मैं तुम्हें नहीं खो सकती थी। तुम्हारी आंखों में वो पुरानी चमक और तुम्हारे चेहरे पर वो खोई हुई कामयाबी देखने के लिए मुझे अपनी आत्मा भी बेचनी तो मैं बेच देती। लोग जिसे इंसाफ कह रहे हैं वो असल में एक माँ का प्रायश्चित है। अब तुम अपनी जिंदगी जी लो बेटा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया है।